हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 14th चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ द केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, सी वाटर एंड रेन वाटर। अब टॉपिक के नाम को पढ़ते साथ ही डर मत जाइएगा कि बाप रे टॉपिक का नाम ही इतना बड़ा है तो पता नहीं टॉपिक कितना बड़ा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस टॉपिक नेम थोड़ा सा लंबा है, बाकी टॉपिक हमारा काफ़ी छोटा है। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से आज के हमारे इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और इस छोटे से टॉपिक को कवर कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। अब इससे पहले कि हम आज के हमारे इस सेशन के नए टॉपिक के ऊपर आएँ, उसके ऊपर हम चर्चा करें, उसको डिस्कस करें, प्रीवियस सेशन में जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसको हम जल्दी से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो, प्रीवियस सेशन में हमने ये पढ़ा था कि जब एक सर्किट में किसी लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू वीक करंट फ्लो होता है तो उस वीक करंट को कैसे डिटेक्ट किया जाए। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कि लिक्विड के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो उस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है उस करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टॉर्च बल्ब लगा देते हैं। उस टॉर्च बल्ब से ही हम ये पता करते हैं कि भाई सर्किट में लिक्विड के थ्रू करंट फ्लो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे? अगर बल्ब ग्लो करता है इसका मतलब क्या कि पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है लिक्विड के थ्रू, और अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं कुछ समस्या है। समस्या क्या हो सकती है कि सर्किट में लिक्विड के थ्रू करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तभी तो करंट बल्ब तक पहुंचा नहीं और बल्ब ग्लो करा नहीं। बल्ब में एग्जैक्टली होता क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट बल्ब के अंदर जाता है उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण एक हीट प्रोड्यूस होती है, और इसी हीट के कारण बल्ब के जो 2 फिलामेंट्स होते हैं ना वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के बाद में वो ग्लो करने लगते हैं। इसका मतलब क्या कि बल्ब से रोशनी आने लगती है। तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे क्या देखा था, प्रीवियस सेशन में इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट देखा था कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एक हीट प्रोड्यूस होती है। अगर बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो बल्ब के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। उसी हीट का फ़ायदा उठाते हैं कौन? बल्ब के दोनों फिलामेंट्स गर्म हो जाते हैं उस हीट से, और गर्म होने के बाद में ग्लो करने लगते हैं, यानी कि बल्ब से रोशनी आने लगती है। और अगर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट गया ही नहीं बल्ब में, तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक करंट बल्ब में जाएगा नहीं तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर हीट प्रोड्यूस नहीं हुई इसका मतलब क्या कि बल्ब के जो 2 फिलामेंट्स होंगे वो गर्म नहीं हो पाएंगे, और अगर वो गर्म नहीं हुए तो फिर क्या होगा, वो ग्लो भी नहीं करेंगे, यानी कि हमारा जो बल्ब है ना उससे रोशनी नहीं आने वाली है। तो कुल मिलाकर के नॉर्मली जब हमें सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं इसका पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से टॉर्च बल्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन जब बात आती है एक वीक करंट की, तो वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम टॉर्च बल्ब नहीं ले सकते हैं। ऐसा क्यों? हमने सीखा था कि सपोज हमारे पास एक टॉर्च बल्ब है और उसके अंदर वीक करंट जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, करंट तो जा रहा है लेकिन वो करंट कैसा है? बल्ब में जाने वाला वीक है। तो एक बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा तो रहा है लेकिन वो वीक करंट है। तो वीक करंट से होगा क्या, जो हीट प्रोड्यूस होने वाली है ना वो भी कैसी होगी, थोड़ी कम ही होगी। अब इस कम हीट के कारण बल्ब के जो 2 फिलामेंट्स होंगे ना वो प्रॉपर्ली गर्म नहीं हो पाएंगे, और अगर वो प्रॉपर्ली गर्म नहीं हुए तो क्या होगा, वो ग्लो ही नहीं करेंगे। इसका मतलब बल्ब से रोशनी आने ही नहीं वाली है। भाई अब इस केस में क्या हुआ, देखो जो मैंने आपको पहले 2 केसेस बताए थे कि एक केस में करंट जा रहा था तो बल्ब ग्लो कर रहा था, दूसरे केस में इलेक्ट्रिक करंट बल्ब के अंदर जा ही नहीं रहा था जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। लेकिन इस तीसरे केस में क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट बल्ब के अंदर जा रहा है, बाकायदा जा रहा है, लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो करंट अंदर गया है वो कैसा है, वीक है, जिसके कारण सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस नहीं हुई है, और सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस ना होने के कारण जो 2 फिलामेंट्स है बल्ब के वो गर्म नहीं हो पाए, वो ग्लो नहीं कर रहे हैं, तो बल्ब से रोशनी नहीं आ रही है। तो ये जो तीसरा केस है ना, ये तो उन दोनों ही हमारे फर्स्ट 2 केसेस से क्या हो गया, काफ़ी अलग हो चुका है कि पहले में करंट आ रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, दूसरे में करंट नहीं आ रहा है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रिक करंट जा तो रहा है बल्ब के अंदर, लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या कि इस केस में, इस तीसरे केस में बल्ब का जो ना ग्लो करना है वो हमें एक गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई सर्किट में करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, सर्किट में लिक्विड के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। जबकि ऐसा नहीं है, करंट फ्लो हो रहा था लिक्विड के थ्रू और वो करंट जा भी रहा था बल्ब में, लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो करंट कैसा था? वीक था। तो कुल मिलाकर के हम टॉर्च बल्ब का यूज नहीं कर सकते हैं सर्किट में वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो फिर करें क्या? एक काम करते हैं ना, एलईडी ले लेते हैं हम, ठीक है ना, लाइट एमिटिंग डायोड। हम एलईडी का यूज़ करते हैं टॉर्च बल्ब की जगह। क्यों? क्योंकि एलईडी के जो दो फिलामेंट्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा हीट नहीं चाहिए होती है गर्म होने के लिए, थोड़ी बहुत हीट से वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर के वो ग्लो करने लगते हैं। तो अच्छा तरीका क्या है सर्किट में वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए? आप बल्ब की जगह, टॉर्च बल्ब की जगह पे आप एलईडी यूज़ कर लो। या दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है, आप कंपास ले लो। कंपास मतलब वो मैथ्स वाला नहीं, नेविगेशन के लिए यूज़ होने वाला जो कंपास है आप वो ले सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास अंदर उसकी क्या होती है, छोटी सी नीडल होती है, और वो कैसी होती है? वो मैग्नेटिक नीडल होती है। नॉर्मली उसकी पोजीशन क्या होती है? नॉर्थ साउथ होती है। तो सपोज आपके पास जो भी सर्किट है, ठीक है ना, उस सर्किट में डेफिनेटली आपके पास क्या होंगे? वायर भी होगा, है ना। उस वायर के पास आप उस कंपास को लेकर के आ जाइए। तो जैसे ही उस वायर में करंट फ्लो होगा, भले ही वो कैसा हो, वीक क्यों ना हो, जैसे ही उस वायर में वीक करंट फ्लो होगा तो कंपास की जो नीडल होगी ना, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्शन शो करने लगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों? भाई एक मैग्नेट कब डिफ्लेक्ट करता है? जब उसके कांटेक्ट में किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। कंपास की जो नीडल है वो कैसी है? वो एक मैग्नेट है, वो एक छोटा सा मैग्नेट है। तो ये छोटा सा मैग्नेट डिफ्लेक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा है, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन। किसने लगाया है? तो डेफिनेटली ये छोटा सा मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया है, तब जाकर के इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा है। अब सवाल ये है कि दूसरा मैग्नेट क्या है? तो भाई जिस वायर के पास आप लेकर के आए हो ना कंपास को, वो वायर ही क्या है? एक मैग्नेट है। कैसे बन गया वो एक मैग्नेट? वो तो एक सिंपल सा वायर था जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा था। एग्जैक्टली वायर में करंट फ्लो हो रहा था, यानी कि टेम्पररी बेसिस पे वो क्या बन चुका है? वायर एक मैग्नेट बन चुका है, जिसकी क्या है? अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे हमने करंट की एक और इफेक्ट को पढ़ा था, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट अलग होता है करंट का, और मैग्नेटिक इफेक्ट अलग होता है। तो करंट कैरिंग वायर क्या बन जाता है? एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है, और उस मैग्नेट की क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब आप किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को लेकर के आओगे तो डेफिनेटली आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो अगर लिक्विड में करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, कैसा? वीक वाला, तो उसको जांचने के लिए आप क्या करोगे? कंपास लेकर के आओगे। जहां उसकी नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया, वहां समझ जाइए कि डेफिनेटली सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, भले वीक हो रहा है लेकिन एटलीस्ट हो तो रहा है। कैसे पता चला? तो कंपास की नीडल ने डिफ्लेक्ट होकर के हमें ये बताया है। ये पूरी कहानी हमने पढ़ी थी अपने प्रीवियस सेशन में, और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप के पानी के ऊपर। क्या लिखा गया है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इफ़ वी टेक सम डिस्टिल्ड वाटर इन अ बीकर एंड पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, we will find that there is no deflection in the magnetic needle of the compass। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि प्रीवियस सेशन में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनका हम रिवीजन क्यों करते हैं? ताकि आज जो चीज़ें हमें पढ़नी है ना, तो उनके बीच में हम एक लिंक बिठा पाएँ, हम चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक बीकर में पानी तो लिया है, लेकिन वो पानी कैसा है? डिस्टिल्ड वाटर है। और इसके बाद में हमने इसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड्स भी डाल करके रख दिए हैं, और इलेक्ट्रोड्स को हमने बाकायदा जो है ना वायर के थ्रू सेल के साथ कनेक्ट किया है, और हमने अपना वही नॉर्मल जो हम अपना मैग्नेटिक कंपास नीडल लेते हैं वो हमने लिया है। ठीक है, हुआ क्या, इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के बाद में हम इस कंपास की नीडल को देखेंगे कि क्या आप में कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कंपास की नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। वही सीधी सी बात है, हमने वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बल्ब की जगह पे क्या लिया था? कंपास की नीडल ली थी, ताकि अगर सर्किट में ज़रा सा भी करंट फ्लो हो लिक्विड के थ्रू, तो उस ज़रा से करंट को भी ये जो कंपास है उसकी जो नीडल है वो क्या कर पाए, आप बोल सकते हो कि डिटेक्ट कर पाए।
लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे हमने डिस्टिल वाटर लिया और सोचा कि सर्किट में करंट फ्लो होगा, जिसके कारण इस कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि सर्किट में वीक करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है। अगर वीक करंट फ्लो हो रहा होता तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन डेफिनेटली देखने को मिलता, लेकिन अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब क्या कि करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, ना स्ट्रॉन्ग ना वीक ना कुछ भी, करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। दिस शोज दैट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे कि जो डिस्टिल्ड वाटर है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाता ही नहीं है। In other words, distilled water is a poor conductor of electricity or a non-conductor of electricity। तो आप और आसान शब्दों में कैसे बोल सकते हो कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का एक पुअर कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा ही नहीं सकता है। बाकायदा आपने यहाँ पे सेल बैटरी वगैरह सब लगा के रखी थी, अगर इस डिस्टिल्ड वाटर की जगह पे आप पता है क्या ले लेते, HCl प्लस पानी का सोल्यूशन ले लेते ना, तो बहुत बढ़िया डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता कंपास की नीडल में। लेकिन जो कि यहाँ पे आपने इस कॉम्बिनेशन की जगह पे क्या लेके रखा है, डिस्टिल्ड वाटर लेकर के रखा है, तो डिफ्लेक्शन शो होने ही नहीं वाला है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं यहाँ पे होने वाला है। नाउ डिजॉल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड इन डिस्टिल्ड वाटर। व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर वी गेट सॉल्ट सोल्यूशन। अब अभी तक हमारे पास क्या था, नॉर्मल प्लेन डिस्टिल्ड वाटर था। अब हम क्या करेंगे भाई, डिस्टिल्ड वाटर के साथ में आपने एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी करके देख ली ना कि डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल भी करंट का फ्लो करवाता ही नहीं है। एक अच्छा करंट तो छोड़ो, वीक करंट भी जो है ना डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू फ्लो हो ही नहीं सकता। तभी तो मैग्नेटिक नीडल जो थी कंपास की उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब हमने क्या करा, अब हमने उसी डिस्टिल्ड वाटर में एक पिंच या एक आप बोल सकते हो कि चुटकी नमक कॉमन सॉल्ट हमने ले लिया और उसमें डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया। फिर इसके बाद में अब हमारे पास वो क्या आ चुका है, सॉल्ट सोल्यूशन आ चुका है। भाई सीधी सी बात है, एक ग्लास पानी में एक चम्मच, एक चमचा या एक पिंच नमक डालो, तीनों ही केस में आपके पास अल्टीमेटली सॉल्ट सोल्यूशन ही बनने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि जब तक आप एक ग्लास पानी में एक चम्मच नमक नहीं डालते हो तब तक कि वो सॉल्ट सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, ऐसा नहीं है। एक पिंच भी अगर आपने डाला है, एक चुटकी भी अगर आपने नमक डाला है पानी में, तो वो सॉल्ट सोल्यूशन ही कहलाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या अब जब हमने सॉल्ट को डिस्टिल्ड वाटर में डाला और हमारे पास क्या आ गया, सॉल्ट वाटर आ गया, और फिर इसके बाद में इसको हमने यूज किया अपने इस पूरे सेटअप में, तो हमें क्या देखने को मिला कि बकायदा कंपास की जो नीडल है वो क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। अभी तक तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही हमने एक पिंच नमक क्या डाल दिया डिस्टिल्ड वाटर में, बकायदा जो नीडल है वो आपको डिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही है, ये वाली, ठीक है ना, रेड और ब्लू कलर की। तो यहाँ पे बकायदा आपको डिफ्लेक्शन नीडल का दिखाई देने लगेगा। अब ऐसा क्या हो गया भाई, एक चम्मच नमक डाल के कि सेम डिस्टिल्ड वाटर था हमारे पास जो पहले इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवा रहा था या इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन नहीं करवा रहा था, अब ऐसा क्या हुआ कि नमक डालते साथ ही कंडक्शन शुरू हो गया। इफ वी टेस्ट दिस सॉल्ट सोल्यूशन बाय पासिंग करंट थ्रू इट, वी विल फाइंड दैट द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास शोज डिफ्लेक्शन। Thus, distilled water becomes a good conductor of electricity on dissolving a little salt in it। तो अगर हम distilled water में थोड़ा सा भी नमक डाल देंगे तो अब वो क्या बन जाता है, एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब वो करवा रहा है इलेक्ट्रिक करंट। इन अदर वर्ड्स, सॉल्ट सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मुद्दा तो वही है ना कि आखिर हुआ क्या ऐसा नमक को डालने के बाद। भाई सीधी सी बात है, नमक क्या होता है भाई, नमक कॉमन सॉल्ट NaCl। तो जब ये कंपाउंड, भाई नमक भी क्या है, जैसे पानी एक कंपाउंड है वैसे नमक भी क्या है, एक कंपाउंड ही है। तो जब नमक कंपाउंड पानी कंपाउंड में जाता है, मिक्स होता है, तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड टूटेगा किस में, सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में। और यही अल्टीमेटली आयंस क्या करने वाले हैं, फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाने वाले हैं। भाई ये चीज़ तो हम ऑलरेडी अपने इस चैप्टर में सेकेंड सेशन से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाता है तो वो कैसे करवा पा रहा है, क्योंकि उस लिक्विड के पास क्या है, डेफिनेटली आयंस हैं।
मेटल्स की बात अलग होती है। मेटल्स के पास हम बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी लिक्विड की, तो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे करवा पा रहा है? क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? आयंस होते हैं। बिना आयंस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी लिक्विड के लिए पॉसिबल नहीं है बिना आयंस के कि वो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाए। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि नॉर्मल हमारे पास जो डिस्टिल्ड वाटर था, ये क्यों नहीं करवा रहा था इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन? क्यों यहाँ पे कोई भी जो है ना नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था? क्योंकि इस डिस्टिल्ड वाटर के पास आयंस थे ही नहीं। अब जब आयंस ही नहीं होंगे तो फ्लो कौन करेगा? और अगर आयंस ही फ्लो नहीं करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे पॉसिबल होगा? दिमाग लगाओ। अब जब हमने इस डिस्टिल्ड वाटर में नमक डाल दिया है, तो नमक डालने से हुआ क्या? जैसे ही नमक डालोगे डिस्टिल्ड वाटर में, नमक टूट जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में। और यही दोनों आयंस क्या करने वाले हैं? जैसे ही इस डिस्टिल्ड वाटर, सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो ये आयंस क्या करने लगेंगे? अपना मूवमेंट शुरू कर देंगे, फ्लो होना शुरू कर देंगे। और जहाँ ये फ्लो हुए वहाँ समझ लो कि लिक्विड में क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने वाला है। यानी कि जो आपके पास अब जो इलेक्ट्रोलाइट आया है, पहले आपके पास जो डिस्टिल्ड वाटर आया था, इसको आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? पहले मैंने आपको समझा दिया है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक वो लिक्विड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाता है। ये करवा रहा है क्या? नहीं करवा रहा है। इसका मतलब क्या? डिस्टिल्ड वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलोगे, ठीक है? ये लिक्विड है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि इसके पास आयंस आ चुके हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाने वाला है। तो कुल मिलाकर के अब बकायदा जो है आपको कंपास की जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आपको डेफिनेटली नज़र आएगा, जो कि हमें क्या बताएगा कि अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा रहा है। भले ही वीक हो करंट, लेकिन एटलीस्ट करवा तो रहा है ना, जिसके कारण डिफ्लेक्शन देखने को मिला है। जो वायर है वो क्या बन चुका है? एक टेम्पररी मैग्नेट बन चुका है। जैसे ही करंट रुकेगा तो अब जो वायर होगा वो मैग्नेट नहीं कहलाएगा, लेकिन क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो तार है वो क्या बन जाएगा? टेम्पररी बेसिस पे एक मैग्नेट बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, कंपास की नीडल में। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी कि डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन इट। डिस्टिल्ड वाटर में हम बोलते हैं कि सॉल्ट्स होते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और जब सॉल्ट्स ही नहीं होंगे तो आयंस कहाँ से आ जाएंगे? और अगर आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भूल ही जाओ, विच कैन प्रोवाइड इट आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में? चलिए, फिर इसके बाद में क्या है? Thus distilled water is pure water and it does not conduct electricity। तो प्रीवियस सेशन में भी हमने ये बात पढ़ी थी, समझी थी कि डिस्टिल्ड वाटर के लिए हमने बोला था कि ये पानी का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसमें कोई भी डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वी कैन मेक डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग वेज। अब हम डिस्टिल्ड वाटर को भी हेल्प कर सकते हैं किस चीज़ में? कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा पाए। तो कैसे? We can dissolve some common salt or any other salt in distilled water या pure water to make it a good conductor of electricity। देखो, ऐसा है कि डिस्टिल्ड वाटर अगर आपको देखना हो कि वो कैसा दिखता है, कैसा लगता है, तो आप अपने स्कूल की जो केमिस्ट्री लैब है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है? केमिस्ट्री लैब में डिस्टिल्ड वाटर आराम से मिल जाएगा आपको, क्योंकि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स डिस्टिल्ड वाटर के साथ ही होते हैं, ठीक है? नॉर्मली हो सकता है कि मार्केट में आपको ऐसे अलग से आप खरीदने ना जाओ, आपको देखने को ना मिले, लेकिन हाँ, केमिस्ट्री लैब में, आपकी स्कूल्स की केमिस्ट्री लैब में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो देखने में जो डिस्टिल्ड वाटर है वो हमारे सिंपल पानी से कुछ अलग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि डिस्टिल्ड वाटर जो है ना उसमें आयंस नहीं होते हैं, मतलब सॉल्ट्स वगैरह नहीं होते हैं तो उसका कलर कुछ और होता होगा, नहीं, सेम ही होता है, बस हाँ प्रॉपर्टीज हम होता थोड़ी सी अलग हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करा है कि अगर हमें डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाना है तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा नमक, कॉमन सॉल्ट या कोई भी दूसरा सॉल्ट आप डाल दोगे तो बेसिकली देखो, कंडक्शन करवाना है इलेक्ट्रिसिटी का तो आयंस चाहिए हैं। अब आयंस हम बोलते हैं कि आप किसी भी तरीके से ले आओ डिस्टिल्ड वाटर में, चाहे आप कॉमन सॉल्ट की को डाल करके ले आओ, ठीक है, या आप किसी भी दूसरे सॉल्ट को डाल करके लेके आ जाओ, बस आयंस ले आओ, तो वो क्या करने लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाने लगेगा।
वी कैन ऐड अ लिटिल एसिड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बस आपको क्या करना है, आयंस लेकर के आने हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि बस नमक के पास ही आयंस होते हैं, भाई एसिड्स के पास भी आयंस होते हैं, बेसिस के पास भी आयंस होते हैं। तो आप डिस्टिल वाटर में या तो नमक डाल दो, कॉमन सॉल्ट या कोई दूसरा सॉल्ट जो भी आपको पसंद हो, या इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लिटिल एसिड भी डाल दो। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी आप डाल सकते हो, लेमन जूस या विनेगर भी डाल सकते हो in distilled water or pure water to make it a good conductor of electricity. Similarly, we can add a little amount of base such as sodium hydroxide या potassium hydroxide in distilled water या pure water to make it a good conductor of electricity. For example, अगर आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों ही बेसिस हैं। और जब इनको आप प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर में डालोगे ना, तो ये अपने आयंस में टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सोडियम आयंस और यहाँ आपके पास आ जाएंगे OH नेगेटिव आयंस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे पोटेशियम आयंस और यहाँ आपके पास आ जाएंगे फिर से हाइड्रोक्साइड या OH नेगेटिव आयंस। तो एसिड्स, बेसिस या सॉल्ट्स कुछ भी डालो डिस्टिल वाटर में ताकि उसके पास आयंस आ जाए, और जैसे ही आयंस आएंगे तो वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंडपम्प्स, कुएं, पॉन्ड्स एक्सेट्रा इज नॉट प्योर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई भी डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण पानी का हम उसको क्या बोलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म बोलते हैं। लेकिन वो वाला पानी जो कि हमें हमारे नलों से मिलता है, घर के नलों से, कुएं से मिलता है, तालाब से मिलता है, नदी से मिलता है ना, वो पानी कैसा होता है, प्योर नहीं होता है, वो इम्प्योर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड होते हैं। The water of taps, hand pumps, wells and ponds contain small amount of several salts which are naturally present in it. और अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो पानी हमें मिल रहा है उसमें हम अपनी तरफ से जाकर के नमक डाल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। देखा जाए तो जो ओशन का, जो समुद्र का पानी होता है उसको हम मरीन वाटर बोलते हैं। इसके ऊपर हम ऑलरेडी अपने किसी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं। आई गेस जब हम टेडपोल वाला केस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने शायद मरीन वाटर को डिस्कस किया था। तो समुद्र का जो पानी होता है, ओशन वाटर जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मरीन वाटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पानी में सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कहने को तो हम बोल रहे हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे समुद्र बहुत सारे हैं और समुद्र का पानी भी बहुत सारा है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि पानी को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी कम है। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पानी कम है और साथ ही साथ हम ये भी बोल रहे हैं कि समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा है, तो क्या समुद्र के पानी को हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि समुद्र के पानी में सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, हमारे घरों में जो आता है नदियों से, तालाब से, हैंडपम्प से, वो वाला जो पानी होता है उसमें भी सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते हैं कि वो पानी हमें कैसा लगे, नमकीन लगे। ओशन वाटर तो इतना ज़्यादा खारा होता है, इतना ज़्यादा नमकीन होता है कि आप उसको पी सकते ही नहीं हो। इनफैक्ट उसमें इतना सारा नमक होता है कि वहीं से ओशन वाटर से ही हम क्या करते हैं, अपने खाने का नमक लेकर के आते हैं। ओशन वाटर से ही हमारा जो कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, हम उसी से ऑब्टेन करते हैं। कैसे? तो ओशियन बेड पर, समुद्र के किनारे हम आप बोल सकते हो कि शैलो टैंक्स बना दिए जाते हैं या शैलो बेड्स बना दिए जाते हैं, ठीक है ना, और उसमें समुद्र के पानी को भर दिया जाता है और नेचुरली उस समुद्र के पानी को एवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो नमक, आप बोल सकते हो कि पानी जो है, समुद्र का पानी धूप की गर्मी से और हवा से अपने आप क्या हो जाता है, भाप में या वेपर्स में चेंज हो जाता है, यानी कि एवेपोरेट हो जाता है। और उस पानी में जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं ना, वो पीछे छूट जाते हैं। तो सपोज आपने क्या करा है, एक नैरो बैंक बनाया है, एक नैरो बेड बनाया है समुद्र के किनारे, और उसमें हम बोल रहे हैं कि बहुत सारा पानी भरा हुआ है समुद्र का, तो पूरा का पूरा जो पानी होगा वो उड़ जाएगा और उस पानी में जो सॉल्ट प्रेजेंट होंगे ना, वो इस बेड में ही पीछे छूट जाएंगे। फिर इसके बाद में इस सॉल्ट को निकाला जाता है और उसको प्योरीफाई किया जाता है और यहीं से जो हमारे खाने वाला नमक होता है ना, कॉमन सॉल्ट, वो ऑब्टेन किया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि समुद्र के पानी में कितना ज़्यादा नमक होता है कि वहाँ से हम अपने खाने वाले नमक को भी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इसीलिए उसके पानी को हम क्या बोलते हैं, मरीन वाटर बोलते हैं। तो क्या समुद्र के पानी में हमने जाकर के नमक घोला है? नहीं।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ जो नमक है वो समुद्र के पानी में ही होता है। जो हमारे बाकी नेचुरल वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, जैसे कि तालाब हो गया, नदी हो गई, और इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर हो गया, उसमें भी सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि पानी जो है ना वो खारा हो जाए। समुद्र के पानी को हम खारा बोलते हैं, और जो नदी का पानी होता है या जो ग्राउंड वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीठा पानी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नेचुरली जो सॉल्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ, पानी में। सो वाटर फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए है, अगर हम चाहते हैं कि पानी में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो, पानी क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन करवाए, तो इसके लिए हमें आयंस चाहिए हैं। आयंस कैसे मिल रहे हैं, हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है भाई। डिस्टिल वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें डिस्टिल वाटर में या तो नमक डालना पड़ रहा था या एसिड या बेस ऐड करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा हमें कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पानी में बहुत सारे सॉल्ट्स डिज़ोल्व हैं, और इन बहुत सारे सॉल्ट्स के क्या होने वाले हैं, बहुत सारे आयंस भी होने वाले हैं। तो नेचुरली आप बोल सकते हो कि पानी में क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तो अच्छा खासा होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, टैप वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वेरियस सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। These salts are naturally present to the tap water because tap water comes from rivers, lakes या ट्यूब वेल्स विच कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट्स। तो हमारे घरों में जो नल लगे होते हैं, नलों से जो पानी आता है, ठीक है, उनके लिए हम बोल सकते हैं कि उनमें नेचुरली सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जहाँ से आ रहे हैं, मतलब जो मेन सोर्स है ना पानी का, पानी कहाँ से आ सकता है, तालाबों से आ सकता है, नदी से आ सकता है, ठीक है ना, ट्यूबवेल से आ सकता है। तो इन सभी पानी की सोर्सेज में क्या है, ऑलरेडी नमक प्रेजेंट है पानी में, और वही पानी कहाँ आ रहा है, हमारे घर तक आ रहा है नलों के थ्रू। The small amount of mineral salts present naturally in tap water are beneficial for human health, but these salts make tap water a conductor of electricity. अब आप बोलोगे कि मैम इतने सारे salts present हैं, mineral salts, तो क्या हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। इनफैक्ट ये जो मिनरल सॉल्ट्स है ना, ये हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं, ये बेनिफिशियल होते हैं। ऐसा क्यों? देखो, पहले जो है ना सिंपल प्योरीफायर वगैरह चलते थे, सिंपल फिल्टर। अब इसके बाद में क्या हुआ, और एडवांसमेंट हो गई टेक्नोलॉजी में, तो हम बोल रहे हैं कि आरओ सिस्टम आ गया। आरओ प्योरीफाइड वाटर जो होता है, डेफिनेटली वो काफ़ी क्लीन होता है, जितने भी जर्म्स हैं वगैरह सब हट जाते हैं। लेकिन पहले जो आरओ आते थे ना, उसमें पानी तो साफ़ होता था, लेकिन साथ ही साथ पानी के जो मिनरल्स होते थे ना, वो भी चले जाते थे। इसीलिए आज के टाइम पे जो आरओ आते हैं, आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे ऐड वगैरह में, कि आज के टाइम पे जो भी आरओ आते हैं ना, उसमें अलग से एक मिनरल का फ़िल्टर भी लगाया जाता है कि पानी की सफाई के दौरान जो भी चीज़ें गई हैं, मिनरल्स का लॉस हुआ है, उस लॉस को जो है ना उसकी भरपाई की जाती है। कैसे? तो अलग से फ़िल्टर लगाया जाता है किसमें, आरओ के अंदर, कि जो भी पानी में मिनरल्स हटे हैं उन मिनरल्स को वापस पानी में डाल दिया जाए। तो कुल मिलाकर के पानी में जो नेचुरल मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद ही होते हैं। अगर ये चले जाते हैं तो अलग से इनको डाला जाता है पानी में, ताकि पानी क्या रहे, हेल्दी रहे। तो सीधी सी बात है, ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल तो होते हैं, एट द सेम टाइम भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी करवाते हैं। तो वी शुड नेवर ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक स्विच या टच एनी वर्किंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कोई भी जो है ना इलेक्ट्रिक स्विच या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जो भी काम कर रहा है, उसको जो है ना गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। क्यों? हाथों में अगर पानी होगा, इसका मतलब क्या, हाथों में सॉल्ट्स होंगे। भाई पानी है हाथ में, इसका मतलब क्या, पानी के सॉल्ट्स भी होंगे, उसके आयंस भी होंगे। तो अगर कभी इलेक्ट्रिक करंट गलती से आपकी बॉडी में आ गया, तो आप बोल सकते हो कि हाथों में जो आयंस प्रेजेंट है ना, उन आयन से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन शुरू हो जाएगा और हमें झटका लग जाएगा। It is dangerous to operate an electric switch or touching a working electrical appliance with wet hands because the tap water present on wet hands is a conductor of electricity, due to which it may conduct electric current from the electric switch या electrical appliance to our hand and give us an electric shock. Obvious सी बात है, electric current आकर के लगेगा हमें, तो झटका तो लगेगा ही ना। क्यों इलेक्ट्रिक करंट हम तक पहुंच रहा है? क्योंकि हमारे हाथों में पानी के आयंस थे।
तो ये आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाते हैं। तो स्विच में आप बोल सकते हो या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो भी करंट होगा ना, वो करंट कंडक्ट होकर के हमारे हाथों तक पहुंच जाएगा, हमारी बॉडी तक आ जाएगा और झटका लग जाएगा, शॉक लग जाएगा। चलिए फिर इसके बाद में, तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों आपके पेरेंट्स मना करते हैं कि भाई अगर गीले हाथ हो तो कोई स्विच मत छूना, है ना, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है ना वो मत छूना। सिमिलरली वी शुड नेवर हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हाइल स्टैंडिंग बेयरफुटेड ऑन अ वेट फ्लोर। और सिमिलरली आप बोल सकते हो कि अगर फर्श पर पानी पड़ा हुआ है, भाई आपको मम्मा ने बोला कि देखो जाके जो है ना जो वॉशिंग मशीन है उसका स्विच ऑफ करके आ जाओ या ऑन करके आ जाओ। अब आपने बोला कि, और मम्मा ने आपसे ये भी बोला कि देख के जाना हाथ जो है ना गीले ना हो, वरना क्या होगा, शॉक लग जाएगा। और आपने भी जो है ना मम्मा का कहना माना कि हाँ भैया अगर स्विच को हमें ऑन या ऑफ करना है तो हमारे हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। तो हमने ये मेक श्योर कर लिया कि हमारे हाथ क्या है, बिल्कुल ही प्रॉपरली आप बोल सकते हो कि सूखे हुए हैं। लेकिन हुआ क्या, जब आप वॉशिंग मशीन के स्विच को ऑन या ऑफ करने गए तो फर्श पे क्या पड़ा हुआ था, पानी पड़ा हुआ था, और आपने कोई स्लीपर्स भी नहीं पहनी हुई थी। तो क्या होगा, जो करंट है ना, अगर स्विच में से करंट आ रहा होगा, वैसे तो नहीं आता लेकिन अगर आ गया तो हमें क्या पता आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। तो सीधी सी बात है, जब हम स्विच को छुएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा ना, क्योंकि हमने पैर जो है हमारे वो कहाँ है, पानी में है ना, तो पानी में क्या है, आयन से, तो कुल मिलाकर के स्विच से जो भी करंट आ रहा होगा ना वो हमारी पूरी बॉडी में कंडक्ट हो जाएगा। और बॉडी में अगर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो गया इसका मतलब क्या, कि झटका लग जाएगा। इन केस ऑफ अ फायर, बिफोर द फायरमैन यूज अ बिग वाटर हॉस, फ्लेक्सिबल वाटर पाइप्स टू थ्रो वाटर ऑन अ बर्निंग हाउस या बिल्डिंग, दे यूजुअली कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ दैट एरिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि इस जब भी आग वगैरह लग जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो आग को बुझाने के पहले, आग को यूजुअली हम बोलते हैं कि पानी से ही बुझाया जाता है। तो इससे पहले कि फायरमैन जो है आग लगी हुई बिल्डिंग में या हाउस में पानी डाले, इसके पहले उस पूरी बिल्डिंग की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ऑलरेडी वहाँ पे क्या है, आप बोल सकते हो कि आग लगी हुई है। और हम बोल रहे हैं कि पानी क्या होता है भाई, जो हमारे फायरमैन पानी डालेंगे वो कोई डिस्टिल्ड वाटर थोड़ी ना होगा, वो अपना नॉर्मल टैप वाटर ही होगा, है ना, नदी का पानी वगैरह ही होगा। तो सीधी सी बात है, अगर वो पानी वहाँ पे चला गया तो पानी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा देगा। और फिर जहाँ पानी जाएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि फायरमैन ने यहाँ पानी डाला तो पानी जो है ना सिर्फ इस वाले एरिया में ही गया, नहीं, पानी तो हम बोलते हैं कि यहाँ भी फैलेगा, यहाँ भी फैलेगा। अब हुआ क्या कि जिस बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में हम बोल रहे हैं कि आग लगी है, सपोज ये बिल्डिंग है और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आग लगी है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्या है, इलेक्ट्रिक करंट भी है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट भी है। तो हुआ क्या कि जैसे ही फायरमैन ने पानी डाला आग को बुझाने के लिए, उस बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिक करंट था, वो इलेक्ट्रिक करंट हम बोलते हैं कि पूरे पानी में फैल जाएगा। क्यों फैलेगा, क्योंकि भाई पानी के पास तो खुद ही आयंस है ना, तो वो आयंस क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाने वाले हैं। तो कुछ जगहों पे तो हम चाहते हैं कि पानी क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाए, बाकी जगहों पर, ऐसी जगहों पर हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पानी क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाए। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो उस पूरे इलेक्ट्रिक करंट को पानी क्या करेगा, अपने अंदर जो है ना कंडक्शन करवाना शुरू कर देगा। और जहाँ पानी जाएगा वहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी जाएगा। तो हो सकता है कि बिल्डिंग में, तो अभी तो केवल एक ही बिल्डिंग में आग लगी हो, अब पानी हम बोल रहे हैं कि पड़ोस वाली बिल्डिंग में भी जा रहा हो, तो पता चले पड़ोस वाली बिल्डिंग में बेवजह जो है ना आग लग गई। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है ना, पानी वहाँ भी गया था और पानी जा तो रहा था लेकिन अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को भी लेकर के जा रहा था। और ना सिर्फ आसपास की बिल्डिंग में आग और बढ़ने का जो है ना वो रहता है पॉसिबिलिटी, जो फायरमैन है उसको खुद को शॉक लगने का एक डर रहता है, एक चांस वो भी रहता है, पॉसिबिलिटी वो भी होती है कि फायरमैन, क्योंकि अल्टीमेटली जो पानी का जो सोर्स है वो आ कहाँ से रहा है, फायरमैन के पास से ही आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूरे पानी में फैल जाएगा और जो फायरमैन है उसको खुद को शॉक लग सकता है। तो कुल मिला करके, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम में भी पढ़ा था कि देखा जाए तो आग को बुझाना कैसे है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमारे किसी पड़ोस में जो है ना आग लगी है, ठीक है, और हम वहाँ पे अपनी हेल्प करना चाहते हैं, तो हेल्प हम कैसे करेंगे, हमने सोचा कि आग लगी है, एक काम करते हैं, पानी ले जा करके फेंक देते हैं। इससे क्या होगा, जो कांटेक्ट होगा
जलते हुए फ्यूल का O2 के साथ में वो टूट जाएगा, प्लस हम बोलते हैं कि फ्यूल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, अपने इग्निशन टेम्परेचर से थोड़ा नीचे उतर आ पाएगा। लेकिन वो उल्टा, क्यों उल्टा हुआ? क्योंकि वो जो आग थी वो किसकी वजह से लगी थी? बिजली की वजह से ही लगी थी, है ना। आप बोल सकते हो कि कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ होगा, आपने क्या करा, उठा करके पानी डाल दिया, आग और फैल गई और मुसीबत हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको आग लगने का रूट कॉज ना पता हो तो इससे अच्छा क्या है कि आसपास के जितने भी लोग हैं ना उनको आप वहाँ से हटाओ। आप लोगों को रेस्क्यू कर सकते हो, जहाँ भी आग लगी है उसके आसपास से जो भी ऐसी जलने वाली चीज़ होगी उसको आप वहाँ से हटा लो, और वेट करना चाहिए कि जब तक फायरमैन ना आ जाए। जब वो आएंगे वो उनको पता रहेगा कि भाई आग कैसे लगी, कैसे बुझाना है, वो अपना काम खुद कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हमारी हेल्प से कुछ और ही जो है मुसीबत हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज कट ऑफ टू प्रिवेंट electrocution of firemen who are busy in firefighting operations। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो है ना फायरमैन तक ना आ जाए, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद किया जाता है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भी हम बोल रहे हैं कि बिजली की वजह से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का यूज़ करते हैं ना, पाउडर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। Ordinary water is a conductor of electricity, so if the electricity supply is not cut off, the firemen come in contact with the electric switches, electrical wires and other electrical appliances, और इसके बाद में उनको झटका लग जाएगा, है ना, electrocuted। Tap water is drinking water. Drinking water contains small amount of distilled या dissolved salts in it, but sea water contains a large amount of dissolved salts in it। तो सीधी सी बात है, जो नल का पानी आता है उसी को तो हम फिल्टर करके पीते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि थोड़े बहुत अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन समुद्र के पानी में तो बहुत सारे नमक होते हैं। फिर since the sea water contains more salts, therefore the electrical conductivity of sea water is much more than of drinking water। तो क्योंकि नंबर ऑफ या जो अमाउंट है डिजॉल्व सॉल्ट्स का वो सी वाटर में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है आयंस ज़्यादा होंगे, और अगर आयन ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो ज़्यादा करवाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम ऑर्डर की बात करें तो जो सी वाटर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होता है, किसके कंपैरिजन में? टैप वाटर या ड्रिंकिंग वाटर के कंपैरिजन में। सो इफ वी टेस्ट ड्रिंकिंग वाटर एंड सी वाटर फॉर देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, one by one we'll find that the deflection of magnetic needle of compass is much more in case of sea water than in the case of drinking water। तो हम क्या करने वाले हैं, सी वाटर और ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के ये जो हमने पूरा सेटअप बनाया है ना, इस सेटअप में अब हम क्या रखेंगे, सी वाटर और टैप वाटर रखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने भी टैप वाटर रखा है, डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, सी वाटर रख दिया, तो डिफ्लेक्शन तो आपको तब भी मिलेगा, लेकिन डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा? क्योंकि अब इस पूरे सर्किट में जो करंट आप बोल सकते हो कि सप्लाई हो रहा है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि टैप वाटर में सी वाटर में आप बोल सकते हो कि आयंस ज़्यादा हैं, और अगर आयंस ज़्यादा होंगे तो करंट का कंडक्शन ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे नीडल में, कंपास की नीडल में देखने वाला है। ठीक है, चलिए फिर क्या है नेक्स्ट हमारे पास। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हो चुकी थी ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑर्डिनरी वाटर की। सो ऑर्डिनरी वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज नॉट कट ऑफ, अच्छा ये भी हो चुका था, ठीक है। सिंस द सी वाटर, ये भी हो गया, ये भी होगा। तो कंपास नीडल और में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि सी वाटर और टैप वाटर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन अच्छी तरीके से कंडक्ट करवा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, दिस इज बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन इट, सी वाटर इज अ मच बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन ड्रिंकिंग वाटर विच कंटेन्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन इट। रेन वाटर इज सेट टू बी प्योर वाटर, ठीक है, बारिश का जो पानी होता है उसको हम कई हद तक प्योर वाटर ही कहते हैं। बट व्हेन रेन वाटर फॉल्स टू द अर्थ through the atmosphere, it dissolves an acidic gas carbon dioxide from the air and forms a weak acid called carbonic acid। अब हुआ क्या, बारिश का जो पानी आ रहा था वो हम बोल रहे हैं कि कैसा था, प्योर वाटर ही था। बारिश के पानी को तो हम क्या कहते हैं, अच्छा खासा मीठा पानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स का जो अमाउंट है वो आप बोल सकते हो कि काफ़ी कम होता है।
कब आप बोल सकते हो कि जब बारिश का पानी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब तक प्रॉपरली नहीं आया है तब तक बारिश के पानी में, रेन वाटर में सॉल्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो प्रॉपरली आता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे आसपास की जो एयर है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। तो सीधी सी बात है, जब रेन वाटर हमारे अर्थ के अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू सरफेस तक आता है, तो इस दौरान एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है वो पूरी की पूरी गैस जाकर के मिल जाती है पानी में, और पानी में मिल जाने के कारण वहाँ पे क्या बन जाता है, रेन वाटर में एक वीक एसिड बन जाता है, और उस वीक एसिड का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, तो रिएक्शन आप कुछ ऐसे लिख सकते हो कि रेन वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड आकर के मिलेगी तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड ही होता है। तो कुल मिलाकर के रेन वाटर का जो पानी है वो तो काफ़ी प्योर था, लेकिन जैसे ही वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होकर के आता है अर्थ के सरफेस तक, तो एटमॉस्फेयर में, एयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिक्स हो जाती है पानी में, और वहाँ पे क्या बन जाता है, वीक कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अब अगर एसिड आ चुका है रेन वाटर में, इसका मतलब क्या, आयंस आ चुके हैं, और अगर आयंस आए हैं तो फिर रेन वाटर को कौन रोक सकता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में। तो रेन वाटर में ऑल्सो डिजॉल्व अदर एसिडिक गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विच आर प्रेजेंट इन पोल्यूटेड एयर। अब भाई हमारे आसपास की जो हवा है उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या O2 नहीं होती है, इसके अलावा बहुत सारी अदर गैसेज भी होती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। कैसे, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है ना, तो जब रेन वाटर अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू अर्थ के सरफेस तक आता है तो ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि आप बोल सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये भी जाकर के रेन वाटर में मिल जाते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं कि रेन वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी बन जाता है। यानी कि आप रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई तो यहाँ पे क्या बन गया, रेन वाटर में कार्बोनिक एसिड। इसके अलावा रेन वाटर में अगर सल्फ्यूरिक, या आप बोल सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई जो कि एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है, एयर में ही होती है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अगर इसी रेन वाटर में हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, अब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हम बोलते हैं कि कैसे भी हो सकते हैं, अगर वो मिल गए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, यानी कि HNO3। तो कहने को तो हमारा जो रेन वाटर था वो काफ़ी प्योर था, लेकिन जैसे 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 वो अर्थ के सरफेस के पास आया, अर्थ के सरफेस तक आया, अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू, एयर के थ्रू, तो एयर में हम बोल रहे हैं कि इतनी सारी गैसेस थी, ये सभी गैसेस जाके कंबाइन हुई पानी से, और वहाँ पे क्या बन गए, रिस्पेक्टिव एसिड्स बन गए, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कुल मिलाकर के काफ़ी सारे आयंस आने वाले हैं रेन वाटर के पास। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड्स इन इट, रेन वाटर बिकम्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जब इतने सारे एसिड्स आए जाएंगे पानी में, रेन वाटर में, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तो हो ही जाएगा। सो इफ वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सैंपल ऑफ रेन वाटर, वी विल सी अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम रेन वाटर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे, तो डेफिनेटली कंपास की जो नीडल होगी वहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, दिस विल शो दैट रेन वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Since rainwater is a conductor of electricity, it is not safe for an electrician to carry out electrical repairs in the outdoor areas during heavy rain या heavy downpour। तो बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है ना कि बारिश के मौसम में अचानक से लाइट चली गई है ना, खूब बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तो लाइट चली गई। तुरंत हम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन लगाते हैं कि भैया जरा कि चेक करो कि आखिर क्यों ये लाइट चली गई है। और बेचारा जो इलेक्ट्रिशियन है उसका तो काम ही होता है चेक करना कि भाई लाइट क्यों गई है, क्या प्रॉब्लम हुई है। वो क्या करता है, जहाँ बारिश हो रही है उसी बारिश में हम बोलते हैं कि वो बिजली का काम करने लग जाता है। क्या वो चीज़ सही है, आप खुद ही बताओ। भाई बारिश का पानी हम बोल रहे हैं कि जब तक हमारे अर्थ के सरफेस तक आता है तब तक ऑलरेडी उसमें बहुत सारे एसिड्स मिल चुके होते हैं, एसिड्स बन चुके होते हैं, क्योंकि कई सारे गैसेज उस रेन वाटर में डिसॉल्व हो चुकी होती हैं। यानी कि रेन वाटर में कई सारे आयंस होते हैं, और रेन वाटर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा सकता है। तो अगर बरसते हुए पानी में इलेक्ट्रिशियन क्या कर रहा है, बाहर, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर अगर बिजली का काम कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जो बिजली है उसकी बॉडी तक कंडक्ट हो जाए और उसको झटका लग जाए, शॉक लग जाए। The rainwater being a conductor of electricity may cause electrocution of the electrician। तो बेसिकली झटका लग सकता है इलेक्ट्रिशियन को। Now
अब इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया है, तो उन सभी चीज़ों को पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी की ही बुक में ये एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द फिगर। ये फिगर है, लिक्विड लिया है, बल्ब लगा करके रखा है, बैटरी लगाई है, लेकिन पूरा सेटअप हमने रेडी कर लिया, लेकिन फिर भी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा था। अब आपको बताना है कि बल्ब के ग्लो ना करने का रीज़न क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। द कनेक्शंस ऑफ वायर्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट मे बी लूज। भाई ज़रूरी थोड़ी है, भाई देखो अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है ना, उसके हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो या तो करंट वीक होगा, है ना, या फिर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में ही प्रॉब्लम होगी कि वो कंडक्टिंग होगा ही नहीं शायद। इसके अलावा भी तो रीज़न हो सकते हैं ना, हमेशा हम इलेक्ट्रोलाइट या करंट पर ही जो है ना ब्लेम क्यों डालें। ये भी तो हो सकता है कि जो वायर्स से सर्किट की वो प्रॉपर्ली लूज हो, मतलब वो प्रॉपर्ली हम बोलते हैं कि जुड़े ना हो सकता है वो लूज हो। इसके अलावा बल्ब हो सकता है कि ऑलरेडी फ्यूज़ हो, अब उसमें आप कितना भी इलेक्ट्रिक करंट क्यों ना भेज दो, अगर बल्ब खराब है, वो फ्यूज़ है, तो कभी भी वो ग्लो नहीं करने वाला। इसके अलावा द बैटरी में भी डेड, हो सकता है कि बैटरी खराब हो। द लिक्विड में बी वेरी वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द लिक्विड में बी पुअर कंडक्टर या ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके कारण ये जो बल्ब है इस फिगर में वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो बल्ब खराब होगा, वायर्स आपने ठीक से नहीं लगाए होंगे, या आप बोल सकते हो कि बैटरी जो है ना वो खराब होगी। लिक्विड हो सकता है कि एक अच्छा कंडक्टर ना हो इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टिंग लिक्विड हो ही ना, या आप ये भी बोल सकते हो कि सर्किट में वीक करंट फ्लो हो रहा होगा, जिसके कारण जो वीक करंट है वो बल्ब डिटेक्ट कर ही नहीं पा रहा होगा। तो कुल मिलाकर के ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन पॉसिबिलिटीज़ को आप ध्यान रखोगे। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तो इस सेशन में हमने सभी तरह के पानी को जो है ना डिस्कस कर लिया है, रेन वाटर को, सी वाटर को, टैप वाटर को, डिस्टिल वाटर को। उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन की सभी बातें सबको समझ में आई होंगी। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, आप विजिट करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। जैसे आप विजिट करेंगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्लास 8 पे जाना है तो आप कैसे जाओगे, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग क्लासेस पे। आप क्लास 8 पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देने लगेंगे। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, सब कुछ है। क्लास 8 साइंस को देखने के लिए आप क्या करोगे, क्लास 8 साइंस पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी बाय विभूति खरे। अब हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं या जो भी हम कर रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको हो जाएंगे अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट ही देखने तो आप क्या करोगे, देखो इस चैप्टर के टोटल 14 लेक्चर्स हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन वाला वो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, ना सिर्फ आप इस चैप्टर का ये वाला लेक्चर देख सकते हो बल्कि सभी के सभी 14 लेक्चर्स आप देख सकते हो। और ना सिर्फ ये वाला चैप्टर, सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। फ़ायदा क्या होता है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का कि अक्सर आपकी यूट्यूब पे जो कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती भी है तो जो सीक्वेंस है वीडियोस का वो इतना ऊपर नीचे होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा लेक्चर देखना है। तो सीधी सी बात है ना, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लो। यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं, प्लस यहाँ पे होते हैं आपको सभी टॉपिक्स के नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।